नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी लोक कथा पर चर्चा करने वाले हैं जो सच में बिल्कुल लाजवाब है। मेरा मतलब है जादू, थोड़ी सी तकनीक और मिलजुल कर काम करने की ताकत, ये सब इसमें कूट कूट कर भरा है। ये कोई आम बचपन वाली परिकथा नहीं है। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे अलग अलग काबिलियतों को मिलाकर एक जबरदस्त रणनीति के साथ बड़े से बड़ा पहाड़ भी हिलाया जा सकता है। चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं और इस सवाल पर गौर करते हैं। सोचिए, क्या हो अगर तीन बिल्कुल साधारण मिट्टी से जुड़े किसान अचानक ये खोज लें कि उनकी छिपी हुई जादुई शक्तियां एक पूरे राज्य की किस्मत पलट सकती हैं। बड़ा सवाल है ना? शुरू में तो किसी को भी अजीब लगेगा कि खेतीबाड़ी करने वाले बिल्कुल आम से लोग अचानक एक इतने बड़े राजनीतिक संकट को कैसे सुलझा सकते हैं। पर कहानी का मजा ही यही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले भाग से, तीन अनोखे भाई और उनकी बिल्कुल हटके जादुई शक्तियां। अब इन शक्तियों के नियम समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चलकर यही इस कथा के सबसे बड़े हथियार बनने वाले हैं। एक शांत से गांव में रहने वाले इन तीनों भाइयों की क्षमताएं बिल्कुल स्पष्ट थी। सबसे बड़े भाई राजीव को लीजिए। वो जानवरों की भाषा बिल्कुल ऐसे समझ सकता था जैसे हम और आप आपस में बात करते हैं। बीच वाला भाई, उसके पास तो जमीन के नीचे देखने की शक्ति थी, सच में किसी अत्याधुनिक एक्सरे की तरह, और वो भी काफी दूर तक। और सबसे छोटा भाई, वो हवा की तेजी से भाग सकता था, पलक झपकी नहीं और वो गायब। लेकिन यहाँ एक छोटी सी डिटेल है जो सच में दिलचस्प है। शुरू में ये तीनों अपनी इन अद्भुत शक्तियों का इस्तेमाल किसी महायुद्ध में नहीं, बल्कि एक आम किसान वाली समस्या के लिए करते हैं। हुआ यूं कि आलू की फसल बिल्कुल तैयार थी। तभी एक पक्षी की चेतावनी सुनकर राजीव को पता चलता है कि एक भयानक तूफान बस आने ही वाला है। फसल तो पूरी बर्बाद हो सकती थी। पर तभी बीच वाला भाई अपनी जमीन के भीतर देखने वाली शक्ति से तसल्ली करता है कि आलू बिल्कुल पक चुके हैं। और आखिरी काम करता है छोटा भाई, जो अपनी हवा जैसी रफ्तार से मानो पलक झपकते ही सारे आलू निकालकर गोदाम में सुरक्षित रख देता है। मतलब मिलजुल कर काम करने का इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है। लेकिन खेती बाड़ी की शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, राजा की परेशानी और राज्य पर एक अचानक हुआ आक्रमण। और ये बात इस चीज को बेहतरीन तरीके से दर्शाती है कि हालात कितनी जल्दी पलट सकते हैं। एक तरफ तूफान से आलू की फसल बचाना, जो कि एक छोटी रोजमर्रा की समस्या है, और दूसरी तरफ एक विशाल, सबसे बड़े जोखिम वाला राजनीतिक संकट। एक दुश्मन सेना ने उनके राज्य पर हमला कर दिया है और राजा रातों रात गायब है। एक साधारण किसान परिवार जो अब तक सिर्फ अपनी खेती में व्यस्त था, अचानक एक ऐसी चुनौती के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया है जिसकी उन्होंने शायद सपने में भी कल्पना नहीं की थी। अब वापस चलते हैं उस भयानक तूफान की रात में। रात के अंधेरे में एक अनजान व्यक्ति आश्रय मांगते हुए किसान के दरवाजे पर आता है। वो दावा करता है कि वो बस एक भटका हुआ मुसाफिर है जो किसी रिश्तेदार से मिलने गांव आया था। लगता तो थोड़ा अजीब है ना? और यहां राजीव की शक्ति काम आती है। वो उस अनजान व्यक्ति के घोड़े की घबराहट भरी आवाजें सुन लेता है, जो बार बार अपने मालिक को दुश्मनों से बचाने की बात कर रहा था। और तब जाके एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। ये भेस बदला हुआ थकाहारा अनजान व्यक्ति दरअसल कोई और नहीं, बल्कि खुद वहां का राजा है, जो जान बचाकर छिप रहा है। अब राजा उन्हें बताते हैं कि असली उलझन क्या है। इसे हम द डिकॉय डिलेमा या चकमा बेने वाली उलझन कह सकते हैं। देखिए, राजा को अपना राज्य वापस छीनना है, जिसके लिए उन्हें अपनी एक पुरानी जादुई तलवार चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। दुश्मनों को भटकाने के लिए महल में राजा के शयन कक्ष जैसे बिल्कुल एक समान 100 नकली कमरे बनाए गए हैं। पूरे 100। और वो तलवार किसी एक असली कमरे की जमीन के नीचे दबी है। अब राजा खुद भूल चुके हैं कि वो कमरा कौन सा है। अकेले किसी एक इंसान के लिए वहां जाना और तलवार ढूंढना, ये तो लगभग नामुमकिन था। तो यहां से शुरू होता है एक जबरदस्त और खतरनाक सफर। तीसरा भाग, तलवार की खोज, एक बिल्कुल गुप्त मिशन। इन तीनों भाइयों ने खुद को इस खतरनाक मिशन के लिए आगे किया। अब इनकी रणनीति देखिए। पहला कदम, सबसे छोटा भाई अपनी हवा की गति का इस्तेमाल करता है। वो बाकी दोनों को दुश्मन पहरेदारों की नजरों से बचाकर बिल्कुल एक हवा के झोंके की तरह महल के अंदर ले जाता है। किसी को कानों कान खबर नहीं होती। दूसरा कदम, बीच वाला भाई अपना काम शुरू करता है। वो अपनी जमीन के भीतर देखने की शक्ति से उन 100 कमरों के फर्श को एक एक करके जांचता है और आखिरकार असली कमरा ढूंढ निकालता है। और तीसरा कदम, खुदाई का शोर दुश्मनों को ना सुनाई दे, इसलिए वो ठीक उसी वक्त जमीन खोदते हैं जब महल के पहरेदारों के बड़े बड़े घंटे बजते हैं।
सही समय और सटीकता का ये बिल्कुल बिना किसी चूक के किया गया एक शानदार अभियान था। तो यहाँ सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि ये जो संख्या है 100, ये इस कथा में बहुत गहरा अर्थ रखती है। ये सिर्फ उन 100 नकली कमरों को ही नहीं दर्शाती जिन्हें इन भाइयों ने अपनी समझदारी से पार किया, बल्कि ये उस जादुई तलवार की उस अपार ताकत को भी दर्शाती है जिसके बारे में राजा ने बताया था कि वो तलवार एक ही वार में 100 दुश्मनों का अकेले खात्मा कर सकती थी। ये संख्या 100 असल में इस पूरी स्थिति के खतरनाक जोखिमों और उस हथियार की अनंत शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है। और आखिरकार बढ़ते हैं नतीजे की तरफ। चौथा भाग, बुराई पर जीत और उस छीने हुए राज्य की शानदार वापसी। जब राजा को उनकी तलवार वापस मिलती है तो वो इन दुश्मनों को हराकर अपना राज्य वापस जीत लेते हैं। और तब राजा ने इन शब्दों में उन तीनों भाइयों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, तुम लोगों ने असंभव काम को संभव कर दिखाया है। तुम्हारे बिना इस तलवार को हासिल करना बिल्कुल असंभव था। ये वाक्य अपने आप में काफी गहरा है। जरा सोचिए, एक राजा जिसके पास आमतौर पर पूरी सेना, सारी सत्ता, हर तरह का साधन होता है, वो खुलेआम ये स्वीकार कर रहा है कि उसकी अपनी प्रजा की इन अलग अलग क्षमताओं के बिना ये इतनी बड़ी जीत कभी मुमकिन ही नहीं थी। जब अनोखे हुनर किसी सही और नेक काम के लिए साथ आते हैं ना, तो कोई भी बड़ी से बड़ी रुकावट उन्हें रोक नहीं सकती। और इस पूरी घटना का अंतिम परिणाम क्या निकला? राजा इन तीनों भाइयों और उनके पिताजी को पूरे सम्मान के साथ राजमहल में बुलाते हैं और घोषणा करते हैं कि अब से वही उनके प्रधान रक्षक हैं। वो किसान परिवार जो अब तक अपनी छोटी सी जमीन पर आलू उगाता था, अब सीधा महल की सुरक्षा का मुख्य हिस्सा बन गया था। इस एक घटना ने उनकी जिंदगी, उनका रुतबा और समाज में उनका स्थान हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो आखिर में ये कहानी हमें आज के जमाने में क्या सिखाती है? कैसे अलग अलग अनोखी शक्तियों या हुनर को मिलाकर आज लोग रोजमर्रा की जिंदगी में असंभव लगने वाले लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। देखिए, चाहे बात तूफान से पहले फसल बचाने की हो या आज के दौर में किसी बड़ी समस्या को हल करने की, अपनी अपनी खूबियों को पहचानना और उनका मिलजुल कर एक साथ इस्तेमाल करना ही असल जादू है। उम्मीद है इस चर्चा ने इस पुरानी लोक कथा को एक बिल्कुल नए नजरिए से समझने में मदद की होगी। इन सवालों पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि आपस में मिलकर काम करने की ताकत कभी पुरानी नहीं होती।